डिप्रेशन, स्मोकिंग प्लस हाइपरलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज, ये वो 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि यंग एज में जो है वो डेथ्स हो रही है। डायबिटीज अगर अनकंट्रोल है तो इसका इफेक्ट बॉडी के हर पार्ट पे होगा, ब्रेन से लेके फीट तक। ईद से पहले ऐसा क्या काम करना है कि हम गोश्त एंजॉय कर सकें? गोश्त जरूर खाएं, लेकिन नान या जो रिफाइंड जो फाइन आटा है उस पर थोड़ा सा हाथ होला रखें। रेड मीट खाने से भी डायबिटीज होती है? रेड मीट से डायबिटीज नहीं होती। गाउट के जो पेशेंट्स हैं वो रेड मीट से परहेज करें। मैं ये कहता हूँ कि जो हेल्दी लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है उनके लिए भी जो है ये जो मीठे मशरूबात हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये ठीक नहीं है। फ्रीज किया हुआ गोश्त सेहत के लिए खतरनाक है। बहुत ज्यादा अरसा फ्रीज करते हैं, 2-2 महीने, फिर ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ का ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं हूं खावर बुखारी। नाज़रीन, बड़ी ईद की आमद है और गालिबन जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो या तो ईद गुजर चुकी होगी या ईद करीब होगी। तो आज मैंने ईद के ही हवाले से, ईद पे आपने गोश्त भी खाना है, बकरे का भी, दुम्बों का भी, वेड़ों का भी, और उसके बाद फिर आपने बोतल भी पीनी है, कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, फिर आपने टी पार्टीज़ भी इंजॉय करनी है, और उसके बाद आपने मीठे भी खाने हैं, तो फिर आपको हो जानी है डायबिटीज़। उसी डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए या उसी डायबिटीज़ की शिकायत को क्योर करने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है हमारे डॉक्टर शाहिद नदीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप आए स्ट्रेट फ्रॉम इस्लामाबाद हमारे पॉडकास्ट के लिए, और आई एम रियली हम्बल्ड। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आपने इंट्रो तो मेरा सुन लिया, ईद आ रही है और ईद पे टिका के गोश्त खाना है हमारी आवाम ने, वेड़ों का, बकरों का, दुम्बों का। मैं भी बहुत वेट कर रहा हूँ कि कोई बारबेक्यू वगैरह करें। ईद से एक हफ्ता पहले ऐसा क्या काम करना है, या ईद से पहले ऐसा क्या काम करना है कि बाद में ईद के दौरान, ईद के बाद और पोस्ट ईद हम गोश्त एंजॉय कर सकें और बेहतरीक होके खा सकें? देखिए, अब 2 तरह के लोग, अफराद जो हैं जो कि गोश्त से एंजॉय करेंगे। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल सेहतमंद है, बिल्कुल उनको कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है और वो हेल्दी है, नो डिजीज़। एक इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने गोश्त खाना है। दूसरे किस्म के लोग हैं बीमार लोग, जिसमें से ज़्यादातर, क्योंकि डायबिटीज़ 27% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो डायबिटिक है। ये वो ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ। सही। जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है, इससे भी ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन ये जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है उसकी बात करूँ कि 27% पाकिस्तानी इस वक्त डायबिटिक है। इसके अलावा कुछ पेशेंट जो हैं, ज़्यादातर पेशेंट जो हार्ट के भी हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी है उनको, ब्लड प्रेशर वाले हज़रात भी हैं, मोटापे के जिनका थोड़ा वजन ज़्यादा है वो भी हैं, कोलेस्ट्रॉल किसी को है वो पेशेंट्स भी हैं, फैटी लिवर बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, वो लोग भी हैं। तो हम अगर बात करें ना कि किस तरह से गोश्त खाना है और क्या करना है, तो 2 तरह के लोग हैं। एक तो हेल्दी हैं, देखिए जो हेल्दी पर्सन्स हैं वो गोश्त एंजॉय भी कर सकते हैं, उनको किसी किस्म की प्रेपरेशन नहीं करनी, बस उनको ये एहतियात रखना है कि जब भी गोश्त खाएं तो उनमें एक चीज़ थोड़ा ज़्यादा कॉमनली देखा गया है कुर्बानी के दौरान ही, कि अस्पतालों में रश बढ़ जाता है। क्या होता है? गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, बदहज़मी, वॉमिटिंग, डायरिया, गैस्ट्रोएंटाइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसमें होती वजह यह है कि जब गोश्त खाया जाता है तो बारबेक्यू खास तौर पे जब किया जाता है तो उसके पकने का ख्याल नहीं रखा जाता। अच्छा। कच्चा गोश्त ज़ाहिर है जल्दी में हो रहा होता है, कुछ लोग शाम में करते हैं, लाइट का प्रॉब्लम होता है, नहीं नज़र आता, कोयलों पे नहीं पकाया जाता, तो उसकी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना गैस्ट्रोएंटाइटिस इन्फेक्शन होती हैं, बदहज़मी की शिकायत होती है। तो जो एक आदमी जब गोश्त खाएगा तो उसकी ये एहतियात करने, एक तो गोश्त प्रॉपरली कुक्ड हो, फुल कुक्ड हो, ठीक है जी, फुल कुक्ड हो, हाफ कुक्ड या मीडियम रेयर और रेयर वाला, और ना ज़्यादा जला हुआ हो। ठीक है। देखा गया कि ज़्यादा पका के भी फिर वो काला हो जाता है, तो खाया जाता। तो ये चीज़ें उन्होंने कुकिंग का ख्याल रखना है कि यार कुकिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए, एक बात। दूसरा ये उससे पहले क्या किया जाए। देखें, नॉर्मल बंदा हो या बीमार आदमी हो, फिजिकली एक्टिविटी जो है ना वो सेहत को बहुत अच्छा रखती है। आप चाहे डायबिटिक हैं या कोई भी बीमारी आपको है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, या आप नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, आप शुरू से ईद से पहले क्या, वैसे तो अभी से ही आप जो है ना एक्सरसाइज को जो है ना अपनी आदत बना लें, रोज़मर्रा की कुछ 30 मिनट्स की या 40 मिनट्स की डेली फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो अपने एज के मुताबिक आप जिम में जाके कर रहे हैं, चाहे आप अपनी एज के मुताबिक सिर्फ वॉक कर रहे हैं पार्क्स में जाके, या अपने कोई इक्विपमेंट रखा हुआ है, कोई ट्रेडमिल रखी हुई है घर में, कोई साइकिल रखी है उसको आप कर रहे हैं, या साइकिलिंग कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, जो भी फिजिकली एक्टिविटी जो है ना वो मस्ट है। गर्मी का बहाना करके या गर्मी ज़्यादा है ये नहीं है।
फजर डॉक्टर के साहब बाद किस जो तरह आप की कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज हमारे यहाँ देखा जाता है कि टाइम स्पैन बहुत ज्यादा कम है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो कैसे क्या करे एक देखिए ऐसा हाँ, शख्स ये एक जो बड़ा इशू है कि टाइम कम है। देखिए आपको ना टाइम निकालना है। आप ऑफिस के लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में टाइम निकाल सकते हैं, आपको कभी कोई भी फैमिली प्रॉब्लम हो तो आप टाइम निकालते हैं ना। जी जी। तो देखें आप खुद ठीक होंगे, आप खुद मंद होंगे तो जॉब भी चलेगी, फैमिली भी चलेगी, याराना भी चलेगा, दोस्ती है। लेकिन जब खुद ही ठीक नहीं होंगे खुद ही ठीक नहीं होंगे। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी के लिए आपने 30-40 मिनट्स अगर पूरी 24 आवर्स में निकालने हैं तो ये आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते मैनेज करना आपको। अच्छा, जहाँ तक दूसरा पोर्शन था कि जो बीमार लोग हैं, ख़ासतौर पे डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट हैं, मोटापे के शिकार, वो कैसे ईद गुज़ारें? हम्म उसमें ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी तो उनके लिए मस्ट है, बल्कि उनके लिए ज़्यादा मस्ट है, वो हम्म ज़रूर फिज़िक। गोश्त खाने में ये है कि गोश्त खाने में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या दूसरे लोग हैं जिनको थोड़ा-सा परहेज़ करने का कहा गया है डॉक्टर्स की तरफ से, नान, रिफाइंड आटा, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है गोश्त सही। के साथ। तो उनको परहेज़ कि जी आप गोश्त ज़रूर खाएँ, लेकिन आटा, नान या जो रिफाइंड जो फाइन आटा है उस पे थोड़ा-सा हाथ हौला रखें। हाथ वाला। आप कार्बोहाइड्रेट्स होल ग्रेन की शक्ल में हेल्दी कार्ब जिसे कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहते हैं, वो लें, वो भी पोर्शन कंट्रोल के साथ। तो ना सिर्फ आपकी गोश्त भी आप एंजॉय करेंगे, आपकी शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। ठीक। तो ये चीज़ आपने करनी है। उसके अलावा आपने एक ये करना है, लोगों ने जो ख़्याल रखें, चाहे वो बीमार हैं या चाहे हेल्दी लोग हैं, उन्होंने अपने गोश्त के साथ फाइबर ऐड करना है। कैसे? सब्जियों की शक्ल में। सैलेड की सूरत में। सैलेड की शक्ल में स्टिर फ्राई किस्म की वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली हैं, खीरा है, टमाटर है, प्याज है। आप इस किस्म की सब्जियों को जो है आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं गोश्त के साथ। इस अब सैलेड तो आपने यूज़ करना ही करना है जो है, लेकिन तरीका जो बेस्ट ये कोशिश करें, आप बेशक बीमार हैं या हेल्दी हैं, आपने कोशिश करना है कि गोश्त खाने से पहले थोड़ा-सा सैलेड, कोई कच्ची सब्ज़ी, ये आपने या स्टिर फ्राई की भी थोड़ा-सा फाइबर ले लेना है। जब फाइबर आप ले लेंगे, उसके बाद जब आप गोश्त खाएँगे या थोड़ा-सा कार्ब लेंगे, तो एक तो शुगर स्पाइक नहीं करेगा, दूसरा ये कि बदहज़मी नहीं होगी, जी। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, ठीक। मैदे के मसाइल नहीं होंगे, ये बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ईद जब आ जाती है उसके बाद कुर्बानी के बाद हमारे घरों में तकरीबन 1 डेढ़ महीना गोश्त ही गोश्त पकता रहता है। क्या रेड मीट खाने से, एक स्टडी है कि रेड मीट खाने से भी डायबिटीज होती है, क्या ऐसा है? देखिए रेड मीट से डायबिटीज़ नहीं होती। अच्छा। रेड मीट अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएँगे, तो ज़ाहिर है रेड मीट में फ़ैट होता है। ठीक ठीक है है। जी। फैट अगर आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा देखें, हेल्दी फैट होता है। एनिमल फैट इज़ नॉट अ बैड फैट, हेल्दी फैट है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे, जी। एक्सट्रीम पे लेंगे, तो ज़ाहिर नुकसान तो होता है ना। ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज़ खाएँ आप, लेकिन मियाना रवि के साथ, मैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के साथ। मतलब आपकी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स भी होनी चाहिए, आपकी डाइट में होल ग्रेन या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी होने चाहिए, सब्जियां भी होनी चाहिए, फूड भी होनी। तो अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं और आप एक्सट्रीम पे नहीं जाते, ठीक है। रेड मीट आप बैलेंस मतलब पोर्शन में खा सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीम पे खाने से, जैसे आपने कहा कि लगातार खाते ही रहते हैं ईद के बाद गोश्त, तो ज़ाहिर है उससे फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। डायबिटीज़ नहीं होती उससे, लेकिन ये है कि डायबिटीज़ के साथ कोलेस्ट्रॉल के मसाइल होते हैं, वो बढ़ सकता है। आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, आपका एलडीएल लेवल बड़ा ख़तरनाक ये कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है। लेवल क्या होता है? ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल की एक टाइप है, टाइप जो कि थोड़ी-सी हम बैड कोलेस्ट्रॉल की उसको कहते हैं। ये खतरनाक होता है, लिहाजा क्यों खतरनाक होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स को तंग कर देता है, नैरो कर देता है, और ये आगे चल के अगर कंटिन्यूसली बड़ा हो रहे तो हार्ट प्रॉब्लम्स का पेशखैमा साबित होता है। तो अब इसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा फैट लेंगे या उसमें फैट जाएगा, तो उसमें भी ये होता है। जैसे अब जो दूसरे जैसे घी हैं, बनास्पति ऑयल है, वो खाने अब ज़ाहिर है बनास्पति घी का इस्तेमाल होगा, डिशेस बनेंगी, चावल बनेंगे, बिरयानियाँ बनेंगी, तो उसमें भी आपको ज़ाहिर है ऑयल यूज़ करना है, जो बनास्पति घी। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ देखा भी ये भी जाता है कि बड़े हम देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं और कढ़ाइयाँ हम देसी घी में बनाते हैं, मक्खन में बनाते हैं। इस बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये भी ठीक है, खा लेना चाहिए? देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, ये सारे हेल्दी ऑयल्स हैं। इसमें आप कुकिंग करें, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें ईद पे मौके पे इन ऑयल्स में कुकिंग मक्खन करें। में मक्खन मतलब में बनाएं, फुल देसी माहौल, में देसी बनाएं, घी के अंदर देसी माहौल में। जहाँ तक रेड मीट का ताल्लुक आपने क्वेश्चन किया, तो उसमें ज़ाहिर डायबिटीज़ का मैंने बताया, आपको खतरा नहीं कि डायबिटीज़ हो जाती है। हाँ, डायबिटिक पेशेंट को एहतियात से
थोड़ा सा बैलेंस शक्ल में आपको गोश्त खाएं। लेकिन एक और बीमारी जैसे गाउट है, जोड़ों की बीमारी, जिसको हम हाइपर यूरिसीमिया एक गाउट कहते हैं। गाउट तो इस गाउट के जो पेशेंट्स हैं वो रेड मीट से परहेज करें। अच्छा, इस कुर्बानी की गाउट में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बाज लोग बैठे बैठे भी उनकी पिंडलियां दर्द करने शुरू हो जाती हैं, हाथ दर्द करते हैं, जॉइंट्स दर्द करते हैं, वही आप यही नहीं, गाउट वो के नहीं, ये तो आर्थराइटिस वगैरह की आप बात करें, वो और बीमारी होती है जोड़ों की। गाउट ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि मिडिल एज में, यंग लोगों में भी होती है। जो लोग थोड़ा सा हैवी वेट होते हैं उनमें भी ये होती है। बेसिकली इसका ताल्लुक होता है यूरिक एसिड के साथ। जो यूरिक एसिड का लेवल है ना वो बढ़ जाता है। और वो कैसे बढ़ता है? ज़्यादा रेड मीट जो है वो खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो जो लोग कुर्बानी की ईद में अगर उनको पहले से प्रॉब्लम गाउट का है तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा गोश्त खाएं ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिएं, अमाउंट थोड़ा सा बैलेंस रखें, ज़्यादा एक्सट्रीम में ना खाएं, और कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो जो यूरिक एसिड बनेगा वो उनके यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट। अगर पानी कम पिएंगे, फाइबर साथ नहीं लेंगे, तो इससे फिर चांस बनता है कि उनका गाउट वर्स हो जाए, उनको फिर स्मॉल जॉइंट्स है, खासतौर पे पाँव के जोड़ों में तकलीफ शुरू हो सकती है। हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बोतल जिसे उर्फ़ आम में हम कहते हैं, कोक, स्प्राइट, और ईद पे तो बहुत ज़्यादा पी जाती हैं कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं। तो ये इसके बाद फिर मीठे की दावतें भी होती हैं और टी पार्टीज़ भी होती हैं, तो इनको क्योर करने का, इनको एंजॉय करने का क्या तरीक़ेकार है? देखें, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ये तो डायबिटिक्स हो गए, हाइपरटेंसिव हो गए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट हो गए, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट, ये तो सबके लिए ठीक डाइट नहीं है, इट्स वेरी अनहेल्दी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हेल्दी लोग हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनके लिए भी जो है ये जो मीठे मशरूबात हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये ठीक नहीं है। तो अगर आपने कुर्बानी की ईद के मौके पे कोई मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, कोई एक आध दफ़ा आपने एज अ पार्टी कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर ली है, तो उन डायबिटिक पेशेंट को मैं रिकमेंड करूँगा फिर वो 0 कैलोरिक ड्रिंक लें। ठीक है, जो डाइट होती है, लेकिन बस लिमिटेड क्वांटिटी में एक दफ़ा ले ली, गेस्ट आए में। अब ये आप ना करें कि इसमें आप रोज़ाना की बेसिस में आप कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं, डाइट या ज़ीरो ड्रिंक कैलोरिक ड्रिंक्स ले रहे हैं, ऐसा ना करें। हर चीज़ का इस्तेमाल एक ख़ास हद तक करें, एक्सट्रीम पे ना जाएं, ठीक है। और ख़ासतौर पे जो नॉर्मल लोग हैं वो इस कुर्बानी के मौके पे गोश्त खाएं, एक्सट्रीम पे ना खाएं। साथ कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर लें, लेकिन एक आध दफ़ा 2 दफ़ा ले ली, लेकिन ये नहीं है कि आप दिन में 4-4 बोतलें पी रहे हैं। तो ये इट्स अनहेल्दी अप्रोच। एक और सवाल जी ईद के हवाले से, फ्रीज़ किया हुआ गोश्त, अगर आप एज डॉक्टर मशवरा दें कि फ्रीज़ किया हुआ गोश्त सेहत के लिए ख़तरनाक है, या कितने देर तक हम फ्रीज़ किया हुआ गोश्त खा सकते हैं? देखिए, इसमें ना जो सेहत के हवाले से अगर मैं हेल्थ के हिसाब से बात करूं, अगर एक दफ़ा आपने गोश्त फ्रीज़ कर लिया और बाद में उसको निकाल के आपने खा लिया, फ्रोज़न मीट जो है हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, तो वो ठीक है, वो उसमें ऐसा कोई नहीं। लेकिन अगर आजकल जैसे बिजली का आप देख रहे हैं कि बिजली की कमी का सामना पाकिस्तान को गर्मी में होता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा शदीद गर्मी होती है, लोड शेडिंग उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनमें लोड शेडिंग अभी हो रही है, इस टाइम पे भी हो रही है, आगे जाके और होगी। अच्छा, अब ये जो बिजली अगर नहीं है तो क्या होता है, बिजली जाती है, फ्रीज़ किया हुआ आपने गोश्त, फ्रीज़र चला, बिजली गई, फ्रिज बंद हो गया। अब जब फ्रिज बंद हो गया तो क्या होगा, जो वही गोश्त जो आपने फ्रीज़ किया वो डीफ्रॉस्ट होगा, डीफ्रॉस्ट हो जाएगा, ज़ाहिर है पिघलेगा, बिजली नहीं है, बिजली 2 घंटे बाद आई, 3 घंटे बाद डीफ्रॉस्ट वाला जो गोश्त है दोबारा से रीफ्रीज होगा। वो रीफ्रीज है ना, असल प्रॉब्लम वो करता है, ठीक है ना। तो अगर आपके इलाके में, अब ज़ाहिर है मुझे पूरा पाकिस्तान देख रहा है, और कंट्रीज़ के लोग भी देख रहे हैं, तो और कंट्रीज़ में तो ये मसला नहीं है। तो आप अगर फ्रीज़ किया हुआ गोश्त अगर विद इन अ मंथ ले लेते हैं तो कोई ऐसा हर्ज नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अरसा फ्रीज करते हैं, 2-2 महीने, 1 महीने से ज़्यादा, तो फिर ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन जहाँ लोड शेडिंग, यार हमारे पाकिस्तान की बात करूँ तो ये जो रीफ्रॉस्ट होता है ये ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। इससे बहुत ही ख़तरनाक किस्म के जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो गोश्त में आ जाती हैं। फिर वो जब आप खाते हैं उसको तो इन्फेक्शन होती है, गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, बड़ा सीवियर किस्म की होता है, और इतना सीवियर होता है कि डिहाइड्रेशन होती है, पेशेंट जो हैं वो ICU तक और एमरजेंसी तक पहुंच जाते हैं, इतना शदीद डिहाइड्रेशन वो। तो इस किस्म का अगर इलाके हैं आपके यहाँ लोड शेडिंग होती है, तो फिर गोश्त आप थोड़ा सा खाएँ, जो है जितना इजाज़त देता है आपका फ्रिज। जैसे ही बिजली गई, गोश्त निकालें, उसको पकाएँ और इन्जॉय करें।
फ्रीज किया हुआ गोश्त आपने नहीं इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल करना। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डायबिटीज़ की कितनी इकसाम होती हैं, कितने टाइप्स की डायबिटीज़ होती है? और जो शुरू है, इनिशियल स्टेज है, एक आम आदमी उसे कैसे डिटेक्ट कर सकता है कि अब मुझे डायबिटीज़ हो गई है? देखिए डायबिटीज़ की ज़्यादा टाइप्स हैं। अगर मैं उस डिटेल में जाऊँ, जैसे प्री डायबिटीज़ है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, मूडी है, लाडा है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। हुँ, ये सारी डायबिटीज़ की टाइप्स हैं। लेकिन जो ज़्यादा कॉमन या जो ज़्यादा मशहूर या जो ज़्यादा कॉमन डायबिटीज़ है वो टाइप 1 है और टाइप 2 है। हुँ, टाइप 1 वो डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, ज़्यादा यंग लोगों में होती है, बच्चों में होती है और उसमें इंसुलिन ही इलाज है उसका। सही। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक है, जो कि आजकल ज़्यादा कॉमन है और वो हमारी लाइफ़स्टाइल से उसका ताल्लुक है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बन भी रही होती है, बाज़ हुँ, केसेज़ में ज़्यादा भी बनती है, बाज़ केसेज़ में कम बनती है या बाज़ केसेज़ में उस क्वालिटी की नहीं बनती जिस तरह की डिमांड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है। सही। तो इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है। तो अब ये टाइप 2 हो या टाइप 1 डायबिटीज़ हो, इसके साथ जो जो ज़्यादा चीज़ कॉमन एक और टाइप की डायबिटीज़ होती है जिसको हम बॉर्डरलाइन कहते हैं या जिसको टेक्निकल नाम प्री डायबिटीज़ है प्री डायबिटीज़। या इसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी कहते हैं। हुँ, ये जो डायबिटीज़ है ये आजकल बड़ी कॉमन है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनमें फैमिली हिस्ट्री है या जिनका रिस्क फैक्टर्स हैं, वो उसमें प्री डायबिटीज़ होती है। दूसरा वो लोग जो ज़्यादा ओवरवेट हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से प्री डायबिटीज़ हो जाती है। तो प्री डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 ये ज़्यादा मेजर टाइप्स की हुँ, डायबिटीज़ है। जहाँ तक हमने ये सवाल किया कि कैसे पता चल जाए कि उसको डायबिटीज़ हो रही है, किसी को नहीं है, तो कोई ऐसे सिम्पटम देखिए कुछ क्लासिकल सिम्पटम्स होते हैं, जो कि सबको पता है। जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, वज़न तेज़ी से गिरना, वीकनेस होना, तो ये चीज़ तो क्लासिकल सिम्पटम्स हैं, जिस किसी को हों तो डेफ़िनिटली अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करवाएँ। जी। लेकिन अगर आजकल जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि जो प्री डायबिटीज़ है उसके केसेस बढ़ गए हुए हैं, टाइप 2 के डायबिटीज़ के केसेस बढ़ गए हैं और ऐसे केसेस हैं जिनमें इंसुलिन ज़्यादा बन रही है। तो ओके। जब इंसुलिन ज़्यादा बनती है लेकिन वो असर नहीं कर रही हो तो कहते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इस किस्म के केसेस में सिम्पटम्स नहीं होते। ये जो क्लासिकल सिम्पटम्स जो हुँ, मैंने आपको बताए हैं, प्यास का लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, वज़न का गिरना, ये क्लासिकल सिम्पटम होते ही नहीं। तो ठीक। पेशेंट को पता ही नहीं चलता। पेशेंट कहता हाँ, है मैं तो हेल्दी हूँ, मैं बल्कि तो मेरा बिल्कुल कम नहीं हो रहा वेट, मेरा तो बढ़ रहा है और होता भी ऐसा है क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा निकल रही है, तो सिम्पटम्स नहीं आते। लेकिन डायबिटीज़ होती है, सिम्पटम्स नहीं आते। इनमें क्या होता है, इनमें स्टार्ट में क्या होता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, स्लीपी फीलिंग, सुस्त रहते हैं, ब्रेन फॉग होती है। ब्रेन फॉग का मतलब है कि मेमोरी जो है वो नहीं सही रहती, छोटी-छोटी चीज़ें भूल जाती हैं। हुँ, अभी 4 लाइनें किताब से पढ़ी, किताब बंद की, दोबारा दोहराने की कोशिश की तो याद ही नहीं कि यार ओहो! ये अभी मैंने 3 लाइनें जो पढ़ी थी वो है क्या थी? तो हुँ, इस किस्म का मेमोरी लॉस रीसेंट मेमोरी के साथ होता स्टूडेंट्स में भी होता है है। ये? स्टूडेंट्स में भी होता है या जो प्री डायबिटिक होते हैं, उनको पता नहीं हुँ, होता, उनमें भी होता है। इसको कहते हैं ब्रेन फॉग। इसमें कंसंट्रेट नहीं कर सकता इंसान, हुँ, मतलब किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करता, कोई इंटेलिजेंस का काम नहीं कर सकता, पढ़ाई-लिखाई का नहीं कर सकता, सुस्त फ़ील करता है, हर वक़्त सोया-सोया रहता है, हर वक़्त उसको नींद आती रहती है। ख़ास तौर पे जैसे ही खाना खाता है, बेशक उसने 10-12 घंटे सो के आके नाश्ता भी किया है, हुँ, फिर भी उसको स्लीपी फ़ीलिंग। तो ये कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं, ब्रेन फॉग और ये स्लीप और फटीग, जो कि इस किस्म के केसेज़ में आते हैं और क्लासिकल सिम्पटम नहीं होते। सही, तो अगर इस किस्म की फीलिंग भी किसी को हो रही है तो वो अपना शुगर लेवल ज़रूर चेक ठीक। कराए। सर ये बताइएगा कि जो डायबिटीज़ है ये अपने साथ कितनी बीमारियों को और मज़ीद लेकर आती है? ये कितनी बीमारियों की अमाजगाह है? देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सारे फोरम्स पे मैं बात कर भी चुका हूँ। देखिए जो मेरी एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है कि अगर तो डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल्ड है, तो इट्स नॉट अ डिज़ीज़। ओके। इसको मैं नहीं कहता कि आप बीमार हैं। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड है तो इट्स अ मर्दर ऑफ डिजीज़, हुँ, यानी फिर ये बीमारियों की माँ है। मार फिर क्योंकि हर बॉडी के हर पार्ट पे फिर इसका असर होगा। डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड है तो इसका इफ़ेक्ट बॉडी के हर पार्ट पे होगा, ब्रेन से लेके फीट तक। पीठ तक होगा। हाँ, सर से लेके पाँव तक हर ऑर्गन मुतासर हो सकता है। जो मेजर कॉम्प्लिकेशन जैसे आपने बात की, जो पेचीदगियाँ हैं, क्या बीमारियाँ लेके आती, हुँ, सबसे पहले तो जो है वो स्ट्रोक का रिस्क, फालिज का रिस्क बढ़ जाता है। ओके। ठीक है? आँखों में अंधेपन का रिस्क बढ़ जाता है जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, ये आती है। अच्छा, इसके बाद जब नीचे आएँगे तो हार्ट है। हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि फिर इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़, कोलेस्ट्रॉल हाई रहने की बीमारी जिसको हम और डिस्लिपिडीमिया कहते हैं वो, फिर जो है वो
हार्ट के जो पंपिंग है उसको डिस्टर्ब हो जाती है, हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, फिर कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, हार्ट अटैक, एंजाइना, इस सारों का सबब बनती है। नीचे आएंगे तो स्टमक है, स्टमक जो है उस पे भी इसके बड़े असरात होते हैं, ख़ास तौर पे जब ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है बॉडी में, तो उसमें सबसे पहले जो ऑर्गन मुतासर होता है वो मैदा होता है, ओके। डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, ये चीज़ें। नीचे आएंगे गुर्दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन बॉडी का, उसके लिए बड़े डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड तो बड़े ख़तरनाक है, क्योंकि ये फिर अगर कंट्रोल ज़्यादा से अनकंट्रोल रहेगी तो फिर इट कैन लीड इनटू क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, किडनी फेलियर तक चला जाता है इंसान। तो ये बड़ा डेंजरस इसका साइड इफ़ेक्ट कह लें, या ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं अगर डायबिटीज़ थी। नीचे आएंगे तो फिर सेक्सुअल वीकनेस है, ठीक है जी। मर्दों में ख़ास तौर पे ये बहुत ही बड़ा आजकल कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा है डायबिटीज़ का, कि अगर अनकंट्रोल्ड है तो इट कैन लीड इनटू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये यंग लोगों में भी हो सकता है। यंग लोग भी हैं और डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया हुआ, वेट को कंट्रोल नहीं किया हुआ, स्मोकिंग बंद नहीं कर रहे, तो इट कैन लीड इनटू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नीचे आएंगे पाँव, न्यूरोपैथीज। न्यूरोपैथी बहुत ही कॉमन जो है वो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। हर दूसरा हर तीसरा डायबिटिक पेशेंट इस वक्त न्यूरोपैथी का शिकार। होता क्या है, रात को पाँव जलना शुरू हो जाते हैं, नींद नहीं आती, करवट बदल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, नींद का नाम ही नहीं, फजर हो जाती है और नींद तब भी नहीं आती, पाँव में इतनी शदीद जलन होती है जी। और अच्छा, अब जब पाँव की जलन से जो चीज़ शुरू होती है, फिर पाँव का सुनपन शुरू हो जाता है। सुनपन जब शुरू हो जाता है, सेंसरी डेफिसिट होता है, वो आगे फर्दर बढ़ते बढ़ते मोटर डेफिसिट आ जाता है। मोटर डेफिसिट आ जाता है तो फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। सेंसरी डेफिसिट इस हद तक हो जाता है कि पता ही चलता, पाँव में कोई कट लग गया, जख्म हो गया, सब पता ही चलता। वहाँ पे जख्म खराब हो गया, इन्फेक्शन हो गई, तब भी नहीं पता। एक्सीडेंटली देखा तो पता चला वो ये तो जख्म खराब हुआ, लेकिन हाथ से तीर निकल चुका होता है। ये चीज भी देखी गई है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, शुगर जिनको होती है, उनके हाथ काटने पड़ जाते हैं, उनके पाँव काटने पड़ जाते हैं। अंगूठे से मामला शुरू होता है, पाँव तक आता है और फिर यहाँ तक बात पहुँच गई। मैंने एक ऐसा केस भी देखा है कि पाँव काटा गया और वो फिर सरवाइव नहीं कर सका पेशेंट की डेथ हो गई। कोई ऐसा तरीका बता दें कि डॉक्टर साहब के हाथ पाँव ना काटे जाएं, लोगों के हाथ पाँव ना कटें। हाँ, देखिए, जहाँ तक आपने ये कहा ना, ज़्यादा केसेस पाँव एम्पुटेशन जो है ना ज़्यादातर पाँव में होती है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ या न्यूरोपैथी। ये दोनों चीज़ें जो है ना, जब डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ भी और न्यूरोपैथी। इसकी वजह से ना पाँव में कभी कभी ऐसे जख्म आ जाते हैं जो कि भरते नहीं हैं, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि डायबिटीज़ में ना सिर्फ खून की शरियानों में तंगी आ जाती है, खून का फ्लो कम होता है, बल्कि नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, जैसे मैंने न्यूरोपैथी का जिक्र किया। उसके साथ साथ डायबिटीज़ में होता क्या है, जो इम्यूनिटी होती है इंसान की, क़ुव्वत मुदाफ़त, जिसने जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ना है, जिसने इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ना है, वो वीक हो जाती है। सही। और जब ये क़ुव्वत मुदाफ़त वीक हो जाती है, इन्फेक्शन ठीक नहीं होती, तो इन्फेक्शन क्या करती है, हीलिंग प्रोसेस को डिले कर देती है, बड़ा ज़्यादा स्लो कर देती है। तो जो ज़ख्म होते हैं ख़ासतौर पेरिफेरीज़ में, हाथों में, पाँव में, वो हीलिंग नहीं कर पाते या बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम ले लेते हैं ठीक होते होते। उसमें जब इन्फेक्शन होती है और खुदा ना खास्ता डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, नई शुगर लेवल 300, 400, 500 तक का जा रहा है, तो इन्फेक्शन बढ़ती रहती है। और क्योंकि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ भी होता है, खून की शरियानें भी ब्लॉक्ड हैं, न्यूरोपैथी भी है, तो होता ये है कि खून की सप्लाई रुक जाती है। ठीक है, पाँव में ख़ास तौर पे। फिर वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं टिश्यू डेथ होगी, उसको कहते हैं गैंग्रीन होना शुरू। जब गैंग्रीन होना शुरू होती है तो फिर वो इरिवर्सिबल है। एक दफ़ा गैंग्रीन हो गई, मसल डेड, जो टिश्यू है वो डेड हो गया, तो वो रिवर्सिबल नहीं है, वो रिकवरेबल नहीं है। वहाँ पे फिर डॉक्टर्स को मजबूरन एम्पुटेशन करनी पड़ती है, पाँव काटने पड़ते हैं, उस सूरत में हाथ या जहाँ पे भी है वो काटना पड़ता है ऐसा। अच्छा, अब जो दूसरा सवाल था, अब ये कैसे ठीक होगा, इस पे बात आते हैं कि कैसे इसको बचाया जाए। अभी बात करते हैं, ये जो कॉम्प्लिकेशन आपने बताई कि फिर एम्पुटेशन हो भी गई और डेथ हो गई, ये आपने केस देखा। जी जी। अच्छा, उस वक्त होता क्या है कि जो ये पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ होती है ना, गैंग्रीन, इसमें क्या होता क्या है कि जो वैस्कुलर सिस्टम है, पाँव की ब्लड सप्लाई वाला सिस्टम, वहाँ पे क्लॉट्स आ जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्लॉट्स आ जाते हैं, नैरो हो जाती हैं ब्लड वेसल्स, खून की सप्लाई स्टॉप हो जाती है। वहाँ से जब ड्यूरिंग सर्जरी या सर्जरी के बाद कोई क्लॉट जो है वहाँ से डिसलॉज करता है, वहाँ से वो टुकड़ा खून के साथ ऊपर आ जाता है। ऊपर आके कहाँ, हार्ट में चला गया, सप्लाई बंद हार्ट की, डेथ। ब्रेन में चला गया,
सप्लाई बंद, किसी मेजर ऐसी आर्टरी में चला गया जिसने ब्रेन को या हार्ट को सप्लाई करना है, वो मेजर आर्टरी ब्लॉक हो गई, डेथ। तो जो आपने केस का जिक्र है, मोस्ट प्रोबेबली वो तो जिन डॉक्टर्स का केस था वो बता सकते हैं कि क्या वजह थी उस केस में, लेकिन जो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है उनमें देखा गया है कि जब गैंग्रीन के बाद या एम्पुटेशन के बाद जब डेथ होती है तो वही क्लॉट जो है डिसलॉज होता है, जो कि किसी मेजर आर्टरी में जाके ब्लॉक करता है और मेजर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, इसकी ब्लड सप्लाई बंद कर देता है। सही। अच्छा, अब इससे बचा कैसे जाए? बचा कैसे? एक तो पहला जो गोल्डन रूल है, शुगर कंट्रोल करें। भाई आप चाहे जिस एज से भी आपका ताल्लुक है, आप शुगर कंट्रोल करें, मुआलिज से मिलें, अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता करके दवाइयाँ, लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ों की मदद से आप शुगर कंट्रोल करने हो जाती है। मेरी एक और फेमस स्टेटमेंट है, दुनिया की कोई डायबिटीज़ ऐसी नहीं है जो कि कंट्रोल ना किया जा सके। कंट्रोल कैसे? ये कंट्रोलेबल है, बिल्कुल कंट्रोलेबल है, और ठीक जो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। और हमारा जो शुगर कंट्रोल प्रोग्राम है, बड़ा मशहूर, आपने सुना भी होगा मीडिया में, उसमें करते क्या हम 3 चीज़ों से कंट्रोल कर लेते हैं जितनी मर्जी अनकंट्रोल्ड हो। क्या? ट्रू प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर डोज में, प्रॉपर टाइम पे, ठीक है, प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट जिसमें हर चीज़ हो लेकिन पोषण कंट्रोल के साथ। सही। तीसरी चीज़ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, ठीक। इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप शुगर कंट्रोल करें, पहली चीज़। अच्छा, दूसरा ये एक्सरसाइज से क्या होता है, न्यूरोपैथी, पाँव के हालात, वैस्कुलर सप्लाई, ये बेहतर होती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि पाँव की बड़ी अच्छी सी एक्सरसाइज है, बड़ी सिंपल सी, घर में बैठ कर सकते हैं, ऑफिस बैठे में, ये आप ना पंजों पे अपने ऐसे करके आप काल्फ एक्सरसाइजेज कहते हैं इसको, सोलियस पंप भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या है, बैठे में ऑफिस में काम कर रहे हैं लैपटॉप पे या कोई फाइलिंग या लिख रहे हैं, आप पंजों पे पहले पाँव को इस तरह हील उठा लें, फिर नीचे करें, फिर उठाएं, नीचे करें, ये करते रहें, 15-20 दफ़ा करें, फिर उसके बाद काम शुरू हो जाए, फिर 15-20 मिनट करें, क्या है कि 1 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएंगे, इस किस्म की एक्सरसाइज करते रहें, वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी को ना छोड़ें। आप देखेंगे कि ये जो न्यूरोपैथी है या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जिसकी वजह से गैंग्रीन हुई, नहीं होगी। शुगर कंट्रोल करें, एक्सरसाइज पे आएँ, पाँव की फीट की एक्सरसाइजेज करें, कुछ भी नहीं होगा, सब चीज़ ठीक। बाज़ लोग ये कहते हैं कि मैं तो बर्गर भी नहीं खाता, मैं पिज़्ज़े भी नहीं खाता, और मैं तो बोतल भी नहीं पीता, मैं तो सिर्फ घर का खाना खाता हूँ और घर की देसी गंदम की रोटी खाता हूँ, फिर भी उनको शुगर हो जाती है, और चावल खाता हूँ घर के, फिर भी उनको डायबिटीज़ हो जाती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, डायबिटीज़ की वजह सिर्फ खाना पीना ही नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री भी है, जेनेटिक जिसे कहते हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो उसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, बेशक वो ज़्यादा बदपरेजी नहीं करता, मीठा नहीं लेता जैसे आपने बताया, लेकिन उसका वज़न ज़्यादा है तो उसका रिस्क फैक्टर जो है, रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज़ होने का। इसके अलावा कुछ लोगों का सिर्फ खुराक से नहीं होता, वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, नींद नहीं पूरी करते। अब ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है या जो टेंशन है, दिमागी तनाव है, ज़हनी जो इमोशनल डिप्रेशन है, ये चीज़ें भी डायबिटीज़ की वजह बन सकती हैं। सही, ठीक है। तो अगर लोग डाइट पे कंट्रोल कर रहे हैं, सही ले रहे हैं, फिर भी डायबिटीज़ है, इसका मतलब फैमिली हिस्ट्री प्लस वज़न की ज़्यादती, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, टेंशन वाली ज़िंदगी, और एक्सरसाइज से इज्तनाब, चलते फिरते नहीं है, ग्राउंड में नहीं जाते, वॉक नहीं करते, बैठे रहते हैं हर वक्त, सोचते रहते हैं, तो ये चीज़ भी डायबिटीज़ होने का जो रिस्क फैक्टर है उसको बढ़ाती है। स्मोकिंग भी एक फैक्टर है। तो अगर सारी चीज़ों को मिला जुला के ठीक रखा जाए, फिर डायबिटीज़ नहीं होती, फिर प्रिवेंट रहती है। लेकिन इनमें से कोई चीज़ भी अगर आप एक चीज़ करेंगे और दूसरी चीज़ को छोड़ देंगे तो फिर हो सकता है रिस्क फैक्टर बढ़ जाए। डॉक्टर साहब, एक ज़रा पूछना ये चाह रहा हूँ कि कौन सा आटा घर में इस्तेमाल करें हम? ज्वार का, वो जो एक मिक्स आटा होता है, वो इस्तेमाल करें तो उससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल की जा सकती है, शुगर कंट्रोल की जा सकती है। ज़रा इस बारे में थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो इस पॉडकास्ट के हवाले से मैं देना चाहूँगा, जो फाइन आटा है, जो रिफाइंड आटा है या जिसको प्रोसेस आटा कहते हैं, वो ना इस्तेमाल करें। जो बाज़ारों में फाइन जो प्रोसेस करके उससे चोकर निकाल लिया जाता है, सिर्फ मैदा ही रह जाता है। तो मैदा, फाइन आटा, बस इससे बचें डायबिटिक पेशेंट। एक बात। दूसरा ये कि आटा कौन सा फिर यूज़ करें। अगर ये ना करें तो क्या, देखें उसमें 3-4 आटे हैं, जैसे जौ का आटा है, खालिस गंदम जिसमें चोकर मिली हुई हो, वो आटा भी डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, जवार है वो भी ले सकते हैं, मकई भी अवॉइड करें डायबिटिक, मकई भी अवॉइड करें। तो जो जवार है, चने का बेसन जो है, बेसन है, चने का आटा है, जौ है और खालिस गंदम का आटा, इनको मिला लें, अपने सामने चक्की भी जाएं,
इक्वल क्वांटिटी में जितना लेना है आपने उतना इक्वल क्वांटिटी में तीनों आटे चारों आटे मिला लें, उसको कहते हैं मल्टीग्रेन आटा। अपने सामने बनवाएं, यूज़ करें। और इसको यूज़ करने से ना सिर्फ आपका शुगर स्पाइक नहीं करेगा, आपको जो गले की अनाज की जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जो ताकत है वो भी मिल जाएगी, शुगर भी ख़राब नहीं होगी और आप एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ 5 सुपर फूड्स फॉर शुगर के पेशेंट और नेचुरली भी हर बंदा जो सुपर फूड्स हैं, और 5 ऐसे फूड जो पॉइजन है जिनको नहीं खाना चाहिए, अच्छा, बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए ताकि आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। इन दोनों को कंबाइन करके हमें बताते हैं। देखिए सुपर फूड पे जो जो खाने चाहिए डायबिटिक पेशेंट, एक तो किनवा है, ठीक है, जिनको फाइबर बहुत अच्छा है, बड़ा हेल्दी है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरा जौ का आटा, ठीक है, ये बड़ा सुपर फूड है। इसके अलावा जो आपका जो प्रोटीन है, जिसमें आपका मटन है, चिकन है, फिश है, ये सुपर फूड्स हैं। इस किस्म के प्रोटीन है। वेजिटेबल्स, ख़ास तौर पे वो वेजिटेबल डायबिटिक्स के लिए होती हैं जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें आपके कद्दू हैं, भिंडी है, तोरी है, करेले हैं, तो ये भी इन्हीं सुपर फूड्स में ही आता है। तो ये सब्जियां जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, प्रॉपर हेल्दी गोश्त जिससे चिकनाई निकाली गई, लीन मीट जिसे कहते हैं, रूखा गोश्त, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, वो प्रॉपर क्वांटिटी में पोर्शन साइज़ के साथ आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा किनवा, जौ, ये सारे सुपर फूड्स में आते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स हैं कुछ ऐसे जो कि शुगर को कंट्रोल रखते हैं और हाई नहीं करने देते, जैसे ये आड़ू है, चेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, ये बेरी खानदान का, जो इसमें भी शुगर नहीं बढ़ती। तो ये सारे जो फूड्स मैंने गिने हैं 4-5, ये सुपर फूड्स हैं डायबिटिक्स के लिए। तो इसको बस पोर्शन साइज़ के साथ इनको यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद है डायबिटिक्स के लिए। अच्छा, जहाँ तक जो पॉइजनस हैं या जो कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा, एक तो मैदा, दूसरा फाइन आटा, फिर चावल, जो ख़ास तौर पे बनास्पति घी में बनी हुई जो पुलाव हैं और बिरयानी है, ये पॉइजनस। डॉक्टर साहब बड़ा आप मुश्किल काम बता रहे हैं। थोड़ा सा ये बता दें कि चावल भी बड़ी जो है एक अच्छी ग़िज़ा है। चावल खाने का असल तरीक़ेकार क्या है? हमें ये पता चल जाए तो हम चावल भी खा सकते हैं। देखिए, चावल खाने का असल तरीक़ेकार जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उनके लिए अगर बात करें ना, तो चावल खा सकते हैं वो, ठीक है, पोषण कंट्रोल के साथ, और बॉइल्ड राइस, जिसमें से 2 दफ़ा जो पता है पिच जो होती है, पानी उबाल के जो पानी है उसको निकाल दें, तो 2 दफ़ा बॉयल करें, पानी निकाल दें, पिच निकाल दें, तो वो उसका जो स्टार्च कंटेंट खत्म नहीं होता है लेकिन कम हो जाता है। तो उसको ज़रा पोर्शन साइज़ के साथ आप, यानी प्लेट के अगर 4 हिस्से हैं तो एक हिस्सा बस इन चावलों का हो जाए, एक हिस्सा कबाब वगैरह कर लें, प्रोटीन कर लें, एक हिस्सा सब्जियों पे मुश्तमिल हो जाए, और एक हिस्सा जो है आप किसी फ्रूट के तौर पे आप ले सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, या हेल्दी फैट जैसे नट्स हैं, बादाम है, अखरोट है, तो एक हिस्सा जो है आप नट्स को दे दें। तो ये 4 हिस्से पे मबनी अगर आपका प्लेट का खाना होगा, और ये कोई महंगा नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बस तरीका आना चाहिए, पोर्शंस बनाने आने चाहिए, आप एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब अगर मैं ज़रा थोड़ा सा रैशनल होके या इरेशनल होके थोड़ा सा एक सवाल करूं, हर दूसरे शख्स को शुगर है, एक आम तासुर है, पेरेंट्स को शुगर होती है, हम में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स को शुगर होगी और काफ़ी सीवियर किस्म की होगी, ऑफिस में कई ऐसे लोग होंगे जिनको शुगर होगी। इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो डायबिटीज़ की बीमारी फैल रही है और यंग भी आ रहे हैं, इसको क्योर करने का कोई ऐसा तरीका है कि इंसान अपने किचन के अंदर ही कुछ ऐसे फूड्स हों जिनको खाने में यूज़ कर ले और इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकता है? देखिए, अगर तो एक दफ़ा डायबिटीज़ हो जाए ना, तो इसका क्योर नहीं है, ये बात रख ले। अगर डायबिटीज़ हो गई, इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़, ये चलती है, ठीक है। कोई ऐसा फूड, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी ग़िज़ा या कोई ऐसा नुस्खा नहीं है, या कोई ऐसी कड़वा पानी नहीं है, कोई ऐसा सफूफ नहीं है जो कि आप ले लेंगे और शुगर ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ये प्लीज़ नाज़रीन के ज़हन से ये निकल जाना चाहिए अगर हो गई एक दफ़ा। हाँ, अगर आपका रिस्क फैक्टर है, आप फैमिली हिस्ट्री है, आपका वज़न ज़्यादा है, आप स्मोकिंग करते हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो आप ख़तरे में हैं, अभी हुई नहीं है लेकिन आप एट रिस्क हैं, तो इस सूरत में आप प्रिवेंशन कर सकते हैं कि आपको ना हो। उसमें यह है कि अपना वज़न कम रखें, जैसे एक्सरसाइज का मैंने कहा, दिन में कम से कम आधा घंटा वॉक को, दौड़ने को, खेलने को, एक्सरसाइज को ज़रूर दें, ठीक है। स्मोकिंग करते हैं तो उससे पीछा छुड़ा लें। नींद मतलब कम से कम 8 घंटे की नींद, नाइट स्लीप, रात की नींद ज़रूर लें। स्ट्रेस टेंशन से बचें,
डिप्रेशन से बचें, गुस्से से बचें, नेगेटिविटी को आप अपनी ज़िंदगी से निकालें, पॉजिटिव रखें। कोई गलत कह भी रहा है तो उसको, उसकी गलती, उसको एक एज अ पॉजिटिव लें, ठीक है। जब इस चीज़ों को अख्तियार करेंगे तो आप में अगर रिस्क फैक्टर है भी, फैमिली में है भी, फिर भी आपको नहीं होगा, नहीं होगा, प्रिवेंशन हो सकती। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि अगर हो जाए और क्योर हो जाए 100% कि कोई चीज़ ऐसी किचन में खा लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मील मैंने हेल्दी मील बताएं, जी। आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बस डॉक्टर साहब इसको एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। एक लास्ट में मैं थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन भी एक करूंगा, और इससे पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ। अफसोसनाक एक चीज़ मैंने पिछले दिनों भी इस पे रिसर्च की और ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर जवान अमवात बहुत ज़्यादा हुई हैं। 30 से 40 ईयर्स तक के लोग अचानक हार्ट फेलियर हो गया और अचानक उनकी डेथ हो गई, सडन डेथ जिसे हम कहते हैं। इसकी क्या वजह है? घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि बिल्कुल सही था और एकदम डेथ हो गई, ये कोई क्या? कोई बीमारी नहीं थी, कोई बिल्कुल ठीक बीमारी था, नहीं थी, जवान बिल्कुल। आदमी, यंग आप बंदा। बता दें इसके जी, बारे में। देखिए इसमें मैं भी जो है ना, मेरी नज़रों से भी इस तरह के केसेस गुजरते हैं कि हमारा ताल्लुक हॉस्पिटल से और केसेस से रहता है। हम तो ये चीज़ देखते रहते हैं और हमें तो रोज़ का काम है हमारा। देखिए आजकल वाकई ऐसी चीज़ें हो रही हैं और इस जो है ना हार्ट अटैक, इसका जो पीछे वजह बनती है। अब इतनी यंग एज में बगैर किसी शुगर के, बगैर किसी हार्ट प्रॉब्लम के, बगैर किसी ब्लड प्रेशर की बीमारी के, अगर एक यंग बंदा चलता फिरता खाता पीता जो है वो अगर एकदम उसको हार्ट अटैक हो जाए और डेथ हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, खासतौर फैमिली के लिए। सेलिब्रिटीज भी इसमें आ जाती हैं। भारत सरहद पार से, अब जैसे एक सिद्धार्थ शुक्ला थे, बिग बॉस में आते थे, वो उनकी सडन डेथ हो गई। फिर इस तरह के और भी कई सडन डेथ्स हुई हैं। तो क्या ये मतलब कि आप समझ रहे हैं कि बड़े सगीर में इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए ये जो हार्ट अटैक है यंग एजेस में, इसकी 2-3 वजूहात हैं। अब अल्लाह जानता है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है, लेकिन जो रिसर्च हो रही है और जो पता चलता रहा है एज ए डॉक्टर, जो मेडिकल उसमें मैं बात करूं, तो उसमें देखें जो यंग डेथ्स का जो सबसे बड़ी वजह है हार्ट प्रॉब्लम। और क्यों हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल। जो मेरे एक्सपीरियंस में यंग एज में डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा, खासतौर पे ट्राइग्लिसराइड यंग बच्चों में कभी कभी चेक करना पड़ जाता है केसेस में 1000, 1200, 1500, जबकि ट्राइग्लिसराइड 150 से बढ़ना ही चाहिए। तो ट्राइग्लिसराइड जो कि बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसका तनासुब यंग पीपल में बहुत ज़्यादा हो गया। वजह लाइफस्टाइल, डाइट, जो बात हम करते रहे, यही सारी जी वजूहत, जी जी जी। ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा। फिर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा नैरो कर देता है, एथेरोस्क्लेरोसिस करता है। उसकी वजह से हार्ट की ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और फिर अचानक जो है बंद भी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक हो तो जाता ये यंग लोगों में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर तीसरा बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है स्मोकिंग। है। स्मोकिंग। यंग लोगों में जो इकोनॉमिक हालात की वजह से, जैसे कोरोना के बाद जैसे इकोनॉमिक डाउनफॉल आया है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आया, क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान ने माशाल्लाह रिकवर किया है, कर रहा है, ठीक है, और दुनिया के ममालिक में रिकवर किया, लेकिन जॉबलेसनेस ज़्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से ज़्यादा हुई। जो जॉब्स थी वो छूट गई, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम पे आए, फिर उनको निकाल दिया गया। निकाल दिया गया, तो ये चीज़ क्या, डाउनसाइजिंग अच्छा हुई। मिडिल एज, आप जो एज ग्रुप आपने 30 टू 45 या 40 बताया, इस यही तो प्रोडक्टिव लाइफ है। जी। यही इसी एज में तो लोग अपना कैरियर बना रहे होते हैं, फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब जॉब छूट गई, स्ट्रेस आया ना, कितनी बड़ी टेंशन है, उसको पता है कि बच्चे भी सपोर्ट करने हैं, पूरा घर मैंने सपोर्ट करना है, मेरे पास जॉब ही नहीं। बजाते खुद ये एक इतनी बड़ी टेंशन है। अगर स्मोकिंग नहीं भी कर रहा, कोई और रिस्क फैक्टर नहीं भी है, कोई एक आध कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा है, इस स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्ट अटैक के चांसेस रिस्क बढ़ जाते हैं। तो डिप्रेशन, ठीक है, स्मोकिंग प्लस हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़, ये वो 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि यंग एज में जो है वो डेथ्स हो रही हैं। प्लस कुछ एक वजह, जो चौथी वजह कह सकते हैं या पांचवी वजह कह सकते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कि हेल्दी लुकिंग है, ओवरवेट हैं, ओवरवेट हैं, उसकी वजह से उनको हो सकता है प्री डायबिटीज़ हो गई हो, पता ना चलिए ना, क्योंकि इसका सिम्टम कोई नहीं, अभी वही बात करें तो प्री डायबिटीज़ अंडरलाइन चल रही है, स्पाइक्स आ रही हैं, कोई ग्लूकोज वाला लेते हैं मील जो स्ट्रॉन्ग है, नहीं पता, डायग्नोज नहीं हुआ, खाना खाया, चावल खाए ज़्यादा, कोई कार्ब्स वाला खाना खाए, स्पाइक हुई। स्पाइक की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, ब्लड वेसल थिक हो जाती हैं। तो इससे भी ये भी रिस्क फैक्टर को पता ही नहीं हो सकता प्री डायबिटिक को, ये तो अल्लाह जानता है ना। तो ये 3-4 फैक्टर्स रहते हैं जो कि कॉजेज बन रहे हैं यंग एज में हार्ट अटैक। रैपिंग अब इसको हम एंड कर रहे हैं सेशन को हमारे। डॉक्टर साहब एक चीज़ ये थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगा,
जो शुगर पेशेंट्स हैं वो फल खाने से भी डरते हैं, कोई ना कोई फल खाने से भी डरते हैं। आखिर में आप कोई तोहफा देते जाएं उनको कि शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं वो ये फल आसानी से खा सकते हैं, गर्मियों का मौसम है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी कहता रहता हूँ, कई जो हमारे जो शुगर पेशेंट्स हैं उनमें अगर वो कंट्रोल्ड उनकी डायबिटीज़ है, बड़ा अच्छा दवाइयों के साथ, लाइफस्टाइल के साथ, डॉक्टर के मशवरे के साथ वो प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, तो वो हर फल खा सकते हैं, हर फल इवन खा के आम भी खा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आधा आम एक टाइम पे खाने के 2 घंटे के बाद, या मतलब खाली पेट आप ले सकते हैं, या हाइपोग्लाइसीमिया शुगर लेवल लो है आप ले सकते हैं। जो मेन जो 3 फल है ना डायबिटिक्स में जो मना होते हैं, चाहे अनकंट्रोल्ड है या कंट्रोल्ड, वो है आम, अंगूर, और तीसरा जो मीठा फल है वो केला है। इन तीनों के जो, हाँ जी, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका ज़्यादा है, ये इन तीनों फ्रूट्स का, तो ये अवॉइड करने होते हैं। बाकी जितने फ्रूट हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उनका स्टाइल, क्वांटिटी और टाइमिंग ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप हर किस्म का फ्रूट, इवन तरबूज, उसका ग्लाइसेमिक 70 तक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लेकिन वो भी मैं इजाज़त देता हूँ लें, लेकिन उसका तरीका है। एक तो ये है कि वो खाने के साथ ना लें, अमाउंट उसका एक फाड़ा जो है, अब पूरा तरबूज अगर आप खाएंगे और डायबिटिक हैं तो फिर तो शुगर बढ़ेगा ही, तो अमाउंट पे तवज्जो दें, उसके पोर्शन साइज़ को कंट्रोल में रखें, थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन उस सूरत में लें जब स्नैक्स हैं। चाय के साथ बिस्किट ना लेना, चाय के साथ केक ना लें, आप ग्रीन टी लें चाय की जगह पे, और साथ एक तरबूज का थोड़ा सा पीस ले लें जब स्नैक टाइम है, खाना खाए हुए 2 ढाई 3 घंटे हो चुके हैं, पेट खाली है, स्नैक में लें फ्रूट। ठीक है, और ऐसे फ्रूट लें जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका कम है, जैसे आड़ू है, आजकल बड़ा कॉमन है, वो लें, उससे कुछ भी नहीं होता, शुगर भी नहीं बढ़ता, वाटर भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलते हैं, पोटेशियम मैग्नीशियम का खजाना है जी। ठीक है, एक ये चीज़ है। उसके अलावा सेब ले सकते हैं, अमरूद बड़ा अच्छा फ्रूट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा जो चेरीज़ हैं, बेरीज़ हैं, ये जितने बेरीज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनमें ना सिर्फ फाइबर मिलता है, उनमें वो विटामिन ए भी है, और उसके अलावा जो है उनमें अच्छा फाइबर है, विटामिन ए है, मिनरल्स हैं, शुगर भी नहीं बढ़ता। और एक और बड़ा अच्छा फ्रूट है जिसको हम कहते हैं, वो आजकल थोड़ी देर के लिए आता है, वो है जामुन। ठीक है जी, और फालसा, ये दोनों फ्रूट बहुत ज़बरदस्त हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ही बहुत कम, 20, 25, 15 ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन फ्रूट्स का है। ये लें, एंजॉय करें। एंड पे जरा एक पर्सनल सा सवाल है, जैसे कि सहाफ़ी भी फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम करते हैं जंग में, पुलिस भी, अफवाज पाकिस्तान तो फ्रंट लाइन पे होती ही हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं जी। और तो आपका तो DGISPR साहब के साथ अहमद शरीफ चौधरी साहब के साथ बड़ा कल्बी ताल्लुक है। ऑपरेशन बुनियानन मरसूस की कामयाबी के बाद उनसे कोई राब्ता हुआ, कोई बातचीत हुई? और वो हमारे जो DGISPR थे वो बचपन का आपके दोस्त हैं, कैसे शख्स थे? हैं बल्कि देखिए, अहमद साहब का जहाँ तक जिक्र किया, बचपन से मैं जानता हूँ, फैमिली फ्रेंड है, पूरी फैमिली को जानता हूँ। अच्छा, और जिस तरह मजबूत और स्ट्रॉन्ग जो है ना सोल्जर ये नज़र आते हैं ना, अभी शुरू से ही ऐसे। अच्छा, मैं बचपन से इनको इसी कंडीशन में देखता हूँ, वेल ऑर्गेनाइज्ड, इंटेलिजेंट, जो है बात के पक्के, सच्चे, खरे, और बड़ी रिलीजियस फैमिली से इनका ताल्लुक है। ठीक, और रिलीजियसली भी स्ट्रॉन्ग है, और जो फिजिकली मेंटली भी उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जिस तरह नज़र आते हैं ना, बचपन से ही मैंने उनको ऐसा ही देखा। अच्छा, और जहाँ तक आपने इस ऑपरेशन का जिक्र किया, इस जंग का, मैंने रातों को जाग के, ये सारा जब से ये ऑपरेशन हुआ, मैं अपने पेज पे भी, अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे हमवतन हैं, उनकी मैं काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बंधाता, जो मेरी कोशिश होती है एज अ डॉक्टर। ज़ाहिर है मैं फ़ौजी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पैगाम आपके इस पॉडकास्ट के हवाले से अपनी आवाम के लिए भी, और ख़ासतौर पे इंडियन लोग जो हिंदुस्तान के, भारत के लोग जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या सुनेंगे, तो मैं उनके लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखें, हम डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना, हम जिंदगी को बचाने वाले लोग हैं, हम लाइफ सेवर्स हैं, ठीक है ना, तो वी डोंट लाइक दिस वॉर है, ये सारा कुछ, ठीक है, लेकिन इसको हमारी कमज़ोरी ना समझें कि अगर हम अमन पसंदी का मैसेज दे रहे हैं, हम अमन पसंद हैं, हम आपकी गवर्नमेंट को भी यही कह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ने पहले आपको जंग शुरू होने से पहले ही आपको अमन पसंदी के मैसेजेस दिए, इंटरनेशनली भी पैगाम पहुँचाए, लेकिन आपकी गवर्नमेंट या आपके जो लीडर्स हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं हूँ, आपकी लीडर्स पे एक जंग का जो भूत सवार नहीं होता, वो सवार हुआ था। आपने आजमा के देख लिया, ठीक है, आपने हमें भी देख लिया कि हमारी फोर्सेस कैसी हैं, हमारे अवाम के जज्बे भी आपने देख लिए। तो आप, अच्छा, जहाँ तक हमें, आप ये एज अ डॉक्टर मैं अगर ये बात करूँ कि आपको जिस तरह से हमारी फ़ौज जिस तरह से स्ट्रॉन्ग है,
हमारी आवाम भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शाहिद नदीम साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्ट्रेट फ्रॉम इस्लामाबाद हमारे पॉडकास्ट के लिए आए और इस पॉडकास्ट में बहुत नॉलेज में इजाफा हुआ और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।